नमस्कार। मैं हूँ गोपाल बघेल मधु, टोरंटो ओंटारियो कनाडा से। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग 22 जून आयोजित कर रहे हैं। और इसका प्रमुख जो आज हमारा वो है विषय, वो है आयुर्वेद। और तो उससे पहले हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक कुछ संगीत, कुछ श्लोक, उससे शुरुआत करेंगे। और ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें आध्यात्मिक प्रबंध पीठ की ओर से। और साथ में अखिल विश्व हिंदी समिति भी हमारी संस्था है। तो उसमें हम लोग कवि गोष्ठी करते हैं, विश्व कवि गोष्ठी। और मतलब हर रविवार को यहाँ के 9:30 बजे, कनाडा के, और भारत के 7 बजे। पहले हम लोग आधा घंटे बाद में करते थे, अभी थोड़ा जल्दी कर दिया। तो ये कार्यक्रम करते हैं और हर रविवार को थोड़ा अलग अलग विषय होते हैं। एक एक पहले रविवार को विश्व कवि गोष्ठी, दूसरे को आध्यात्मिक, तीसरे को फिर विश्व कवि गोष्ठी। और उसके बाद में फिर ये आयुर्वेद। और अभी हम लोग जो रखे हुए हैं वो अगले रविवार को रखे हुए हैं नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा। और विषय बदल सकते हैं जैसा आवश्यकता हो उसके हिसाब से। तो पटल पर अभी प्रस्तुत हैं डॉक्टर हरी सिंह पाल दिल्ली से, डॉक्टर मनोहर गोरे, आप इंदौर और उज्जैन से हैं पर अभी यहाँ कनाडा आए हुए हैं। डॉक्टर बबीता किरण जी, आप फरीदाबाद से हैं। और अरुण पासवान जी, आप अभी दिल्ली से हैं और मूलतः भागलपुर से हैं। और मैं हूँ गोपाल बघेल मधु, तो मैं मूलतः मथुरा से हूँ। और मैं अभी कनाडा में हूँ 28 साल से। तो 28 साल मैं भारत में भी काम किया हूँ। और मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का। और साहित्य में भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, 12,000 से अधिक लेख और ये सब पुस्तकें हैं। और हम लोग मधु प्रकाशन के नाम से प्रकाशन भी करते हैं। नमस्कार अरुण पासवान जी। तो हम लोग अभी कार्यक्रम थोड़ा, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने आपका परिचय करा दिया है। तो हम लोग अब आरंभ कर रहे हैं कार्यक्रम। तो ये कुछ मैं एक दो रचनाएं सुना रहा हूँ। और ये रचनाएं हैं, इनके रचयिता हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। प्रभात जी संगीत के नाम से हैं ये। तो उन्होंने 5018 गाने लिखे हैं। तो उनमें से मैं एक दो गाना आपको अभी सुनाता हूँ, आध्यात्मिक जी 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 गाने हैं। स्वागत। तो ये गाना बंगला में है, उन्होंने हिंदी, बंगला, अंगिका, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं में गाने लिखे हैं। तो ये जो गाना है वो बंगला में है अभी। तो मैं इसकी हिंदी भावार्थ कर दूंगा। ओके। नमस्कार। तो ये प्रवास संगीत नंबर है 130। और इसकी रचना हुई है कोलकाता में मधुमालंच में 19/11/1982 को। सोनाली भोर जीवने मोर आवार की रे आसे फिरे। सोनाली भोर जीवने मोर आवार की रे आसे फिरे। शत व्यथार शत वेदनार शत लांछनार अंधार চিরে। কত প্রদোষ কত প্রভাত কত শরৎ বসন্ত রাত, কত আশা কত ভরসা ভেসে গেছে অশ্রু নীরে। পূর্বাকাশে অরুণ হাসে বাতাস ভাসে ফুল সুবাসে নববর্ষে
नव हर्षे व्यथार स्मृति जय जय सोरे सोनाली भोर जीवने मोर आवार की रे आसे फेरे शत व्यथार शत वेदनार शत लांछनार आधार चीरे। मेरे जीवन में क्या फिर सुनहला प्रभात आ रहा है? सैकड़ों कष्ट, सैकड़ों वेदना, सैकड़ों लांछनों के अंधकार को चीरते हुए क्या मेरे जीवन में सुनहला प्रभात आ रहा है? कितनी संध्या, कितने प्रभात, कितने शरद और वसंत की रात, कितनी आशाएं और कितने आश्वासन अश्रु जल में बह चुके हैं। पूर्वाश पूर्वी आकाश में सूर्य उगता है, फूल की सुगंधि लिए हवा बहती है। नए वर्ष के नए आनंद में कष्टों की स्मृतियां दूर चली जाया करती हैं। तो एक और ये भी बंगला में है, चलिए। और इसका नंबर है 71। और इसकी रचना हुई है 2 नवंबर 1982। रचनाकार हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। जगत ठानई मिथ्ये माया, मिथ्ये रंगेर खेला, लीला मायर लीलाए भाई, लीलार मोहन मेला। सूर्य से प्रभात हासे, सकल दिखई रंगे भासे, रंगेर झिलक प्रणय में से रंजने उथला। जगत टानये मिथ्ये माया, मिथ्ये रंगेर खेला, दिने राते तारो आशे, चेथा की निर्निमेषे। এই যাওয়া ভাই পূর্ণ হবে তাহার সাথে মিশে। এই যাওয়া ভাই পূর্ণ হবে তাহার সাথে মিশে। নানা রঙের নানা ফুলে ভরবে রঙের ডালা, जगत टानई मिथ्ये माया, मिथ्ये रंगेर खेला। यह जगत मिथ्या भी नहीं है, माया भी नहीं है, मिथ्या रंग का खेल भी नहीं है। यह लीला में की लीला है, यह लीला का मोहन मेला है। सूर्य आता है, प्रभात हंसता है, सभी तरह रंग फैलाता है। रंग की झलक प्राण में मिलकर मिलाकर उसे रंगीन और उतावला बना दिया है। दिन रात उनकी आशा में, परम पुरुष की आशा में निरन्वेश दृष्टि से मैं बैठा रहता हूँ। यह चाह, यह आशा उनके मिल जाने से ही पूर्ण होगी, और तभी विभिन्न रंगों के विभिन्न फूलों से मेरे रंग की डालियां भरेंगी। अभी एक श्लोक और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितं, देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते। समानी आकुति समाना हृदयानि वे, समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते। संगच्छध्वं संवदध्वं
शम्भो मनांसि जानितं देवा भगं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निवै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मेरा भी नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो नमस्कार। चलिए। हाँ, तो इस समय पटल पर हैं डॉक्टर मनोहर गोरे, सत्संगी जी। मूलतः आप उज्जैन इंदौर से हैं, अभी यहाँ कनाडा आए हुए हैं मिसिसोगा में। अरुण पासवान जी, आप भागलपुर से हैं मूलतः और अभी दिल्ली में रहते हैं। दूरदर्शन में रहे हैं आप भी, और बहुत सारी जगह। शायद अपना परिचय आप खुद भी दे दीजिएगा सब लोग। डॉक्टर हरि सिंह पाल, आप अभी नागरी लिपि परिषद के महासचिव हैं दिल्ली में। डॉक्टर वेद व्यथित जी, आप फरीदाबाद से हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। डॉक्टर बबीता किरण जी भी साहित्यकार हैं, वरिष्ठ, फरीदाबाद से। और व्यथित जी ही आज उनसे परिचय कराए हैं और यहाँ मिलाए हैं। हरि सिंह जी को नमस्कार। तो नमस्कार जी। चलिए। तो ऐसा है कि थोड़ी देर अगर आपस में और थोड़ा परिचय या बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर हम वो उस पर जो आज का विषय है आयुर्वेद, उस पर उसको आरंभ करेंगे। और सभी साहित्यकार हैं, इसलिए तो अगर थोड़ी देर अगर आप लोग थोड़ा साहित्यिक प्रस्तुति भी देना चाहें, वो भी हम लोग थोड़ा मिक्सअप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि नहीं, आज तो रचना ही विश्व पहले कविता सुन मना लेते रहे थे अब। हैं। हाँ, विश्व कविता बना रहे थे आज तो। कोई बात नहीं। 22 जून। नहीं, हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल है उस मामले में। तो एक अच्छा तरह अच्छा, से जो ठीक है। साहित्य है वो भी एक तरह से भूमिका है। और हाँ ठीक है। क्योंकि साहित्यकार हैं इसलिए थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे को कविताओं के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं, एक एक कविता से भी चाहे, है ना। सो हम लोग जरा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, मतलब इतना बंधन में नहीं रहते कि भाई यही करना है ये नहीं करना है। जो जैसा मतलब जैसे लोग जुड़े हुए हैं और जैसा जिस सबका मनोभाव है उसके हिसाब से चल लेते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा परिचय भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा परिचित भी नहीं है आपस में। तो हम लोग आरंभ करते हैं सबसे पहले अरुण पासवान जी से। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अ, म- आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, थोड़ा परिचय कराइए, फिर थोड़ा एक आध रचना या जो आप चाहें थोड़ा बोलिए। जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है, ये तो बता ही दिया गया है। मैं दूरदर्शन में नहीं, आकाशवाणी में रहा हूँ। और ओके, ओके, ओके। पाल साहब भी आकाशवाणी में ही रहे हैं, हम लोग आकाशवाणी के सेवक रहे हैं। और हाँ, आकाशवाणी में आरंभ तो हमने अपना करियर शुरू किया जो वो भागलपुर से किया। और उसके बाद भागलपुर के बाद दरभंगा में भी हम रहे, बिहार में। हाँ, लेकिन उसके बाद जो हमारे सर्विस करियर का आधा हिस्सा जो है
वो लगभग उत्तरी भारत की ओर आ गया। मैं कुरुक्षेत्र में रह गया, हम्म, 7 साल के लगभग। 4 साल मैं पटियाला में रहा। और उसके बाद आखिरी जो 5 वर्ष हैं वो मेरे दिल्ली में बीते, जिसमें से कि 2.5 वर्ष, 2.75 वर्ष आप कह सकते हैं कि हम आकाशवाणी दिल्ली में रहे। जी, और शेष समय जो बीता वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे कि पहले STIP यानी स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्राम कहा जाता था। बाद में उसका नाम NAVM हुआ, यानी वो मैनेजमेंट से उसको जोड़ा गया बाद में। हम्म, तो मैनेजमेंट का युग आ गया, तो इसलिए वो NAVM हुआ, जो किंग्सवे में स्थित है। तो वहीं से सेवा की समाप्ति मेरी हुई। और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद लगा कि चलो सरकारी सेवानिवृत्ति तो हो गई, हाँ जी, लेकिन इतने दिनों तक जो आकाशवाणी में रहकर विद्वानों से जुड़ता रहा, लोगों के अनमोल विचार ही सुनते रहे, तो वो विचार कहीं न कहीं जब हैं हमारे पास, तो उन विचारों की सेवा जीवन भर की जा सकती है, आकाशवाणी से निवृत्त हो जाने के बाद भी। और उसके बाद से लेखन कार्य वगैरह कर रहा हूँ, जैसा कि पाल साहब ने आपको सूचना दी ही है। और मैं हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी में लिखता तो सभी विधाओं में हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से झुकाव कविताओं की ओर कुछ ज्यादा है। शायद वो इसलिए भी है कि कविताएं जल्दी से बन जाती हैं। जिस रूप में आती हैं उस रूप में स्वीकार कर ली जाती हैं, चाहे जी, वो गद्य शैली में हो, पद्य शैली में हो, गजल में हो, हाइकू में हो, किसी भी रूप में स्वीकार कर ली जाती है। तो शायद एक कहा जाए कि ये सुविधा भी है, इसलिए। और जो इसके अलावा मैं हिंदी के अलावा अंगिका एक भाषा है, जो cool। अगर आप लोगों ने हाँ, भागलपुर नहीं, अच्छी को तो तरह से जानते ही निश्चित है, होंगे। क्योंकि हम जी मेरा संपर्क रहा है जैसे आदमबाग से। तो जी 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 भक्त रंजन सरकार जी अंगिका में भी बहुत सारी रचनाएं किए हैं, और मैं बहुत सारी जी रचनाएं गाता भी हूँ अंगिका में भी जी 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 उनके। जी 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 या, जी जी। तो मतलब मेरा ये सौभाग्य है, क्योंकि ज्यादातर सौभाग्य मैंने इसलिए कहा कि ज्यादातर ऐसी जगहों से जुड़ता हूँ जहाँ लोग पूछते हैं कि अंगिका कौन सी भाषा है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ अंगिका को जानने वाले आप विद्वान भी हैं। तो यही है। और बस आप लोगों को सुनना और कभी कभी सुनाना, ये आजकल की दिनचर्या यही रह रही है, बहुत सुंदर, बढ़िया। सेवानिवृत्ति के भाई बाद। भाई तो लगभग 4 कविताएं लिखते हैं पासवान जी एक दिन में, कम से कम 4। चलो, बहुत अच्छे, क्या। तो और अभी दरअसल मुझे इस कार्यक्रम की सूचना अचानक ही अभी मिली, डॉक्टर साहब के द्वारा। और उनका आदेश मिला, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। तो उनका आदेश मिला कि आप तुरंत जुड़ें, और मैं तुरंत ही जुड़ गया। तो डॉक्टर हरि सिंह पाल बहुत व्यस्त रहते हैं, और कई बार समय भी जी नहीं निकाल पाते, तो जब जिसको बोलना जी हो फटाफट बोल के उसको फिर बुला लेते हैं जी जी प्यार से। जी। हाँ, हाँ, और तो उनके उनके साथ जिस तरह से आकाशवाणी में मैं रहा, उसी तरह से उनके साथ अभी उनके छोटे भाई के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में नागरिक लिपि परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत और अच्छा। उनके आदेश निर्देश के अनुसार वहाँ भी कुछ कुछ सेवाएं दे लेता हूँ। रहे रचनाओं की बात, तो मुझे लगता है कि पहले एक बार परिचय अन्य जो मित्र हैं उन लोगों के अब भी हो जाए, उसके बाद हाँ, नहीं, वो ऐसा रचना करते की हैं कि अभी आलोचना। साथ साथ में एक रचना भी सुना दीजिए, क्योंकि मतलब आप ही सबसे नए हो और एक दो लोग और नए हैं, तो साथ साथ हाँ दोनों दौर हो जाएंगे, मतलब रचना भी सुनाते चलिए साथ साथ। जी 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 जी। दरअसल जैसे जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि रोज 4 रचनाएं लिख लेते हैं, तो 4 रचनाएं रोज लिखने वाले को रचनाएं याद नहीं होती हैं। तो मैं वो मेरा भी यही हाल है, मैं 8 8 लिख लेता हूँ, जी मेरा कभी कभी 8 और 10 भी बन जाता है।
लेकिन जी जी मुझे जी। अपनी तो रचना भी शायद मुश्किल से एक ही याद होगी 12-13 हजार में। क्योंकि तो हम लोग लिखते तो जाते हैं और मतलब वो बस आ गया, रिकॉर्ड में आ गया, भूल जाओ फिर उसके बाद। तो जो कम लिखते हैं उनको याद होगी। तो 2 मिनट का मैं समय लूं क्या? हाँ जी, हाँ मैं जी, एक अपनी बिल्कुल। पुस्तक ले लेता हूँ सामने। जी जी। भाई हमारे पासवान उस विभाग में रहे आकाशवाणी के में जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है, हम्म। आपकी एयरलाइंस में अनाउंसमेंट होता है, उनके लिए जो प्रशिक्षण देते हैं हम लोग, उस विभाग के आप प्रभारी रहे हैं तो इसलिए। और साथ में आप उद्घोषक भी शुरू में रहे हैं, तो आवाज की हम्म। दुनिया के माहिर हैं, आवाज की दुनिया दुनिया के बादशाह हैं। कभी जब वहाँ के आकाशवाणी के केंद्र के जब श्रोता फिल्म की फरमाइश करते थे तो आपकी फरमाइश के लिए बहुत ही लहलायत रहते थे। तो ये बोलिए। आवाज हमारी आकाशवाणी की दुनिया की आवाज ही पहचान है। तो इस रूप में पास मैं तो खैर नहीं रहा उस तरह से, लेकिन हाँ ये है कि जो सुनाते हैं उनको सुनवाने में बहुत ज्यादा मुझे रुचि रही। धर्मवीर भारती से लेकर के विष्णु प्रभाकर से लेकर के गोपाल प्रसाद व्यास से लेकर के काका हाथरसी से लेकर के जितने बड़े बड़े कवियों के साहित्यकारों के नाम आप देखेंगे, सुनते हैं, वो हम्म। सबके साथ सानिध्य रहा, उनका साक्षात्कार किया या उनकी रचनाएं सुनवाई। तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि ये नहीं कि आकाशवाणी ने मुझे लेखन की प्रेरणा दी। मैं तो जब गांव में था, गांव में जब पढ़ता था तभी से एक शुरुआत हो गई थी लिखने की। और उस जमाने में कहा करता था कि भाई कविताएं लोग गिनती के नाम से लिखते हैं कि एक या दो लिख ली, और मैं हाँ, जो है किलो के हिसाब से लिखता था, कितने किलो लिख ली। अब वो सब छूट छाट गया। बिल्कुल। अब दूसरी दुनिया हो गई है, नागरी लिपि की दुनिया हो गई है, हिंदी की हम्म। दुनिया हो गई है। तो निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि पासवान जी ने हमारे ने ये देर से शुरुआत की थी साहित्य के क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि इनकी रचनाएं ज्यादा हैं और अभी प्रवीणता के साथ लिख रहे हैं। और यहाँ दिल्ली की और भारत के बड़े बड़े मंचों पर आपको बुलाया जाता है, आभासी मंचों पर। और हमारी नागलिपि परिषद के कार्यालय मंत्री के रूप में, अब संयुक्त मंत्री के रूप में विभिन्न प्रदेशों में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, अभी पिछले दिनों जो कार्यक्रम हमारे पांडिचेरी वगैरह जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उसमें रहते हम्म। हैं। और आपको एक अच्छे कवि सम्मेलन के संचालक के रूप में भी जाना जाता है। हम इनकी सेवाएं इस रूप में भी लेते हैं बाहर। तो बहुत सुंदर भैया। और भी आप सब लोग विज्ञ हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं प्रस्तुत हूँ, मैं सेवा करूँ। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत। जी जी। तो मैं अपनी अंगिका भाषा में ही एक रचना सुना रहा हूँ बहुत सुंदर भैया। इस समय। जी। कविता का शीर्षक है माटी। हम्म। माटी बहुत याद आवे छे, हम्म। हर घुरु हमरा बोलाबै छे, रंग बिरंगा सज धज करी हमरा बड़ा ललचावे छे। हम्म। कखनो अकेलो रहो त हम्म। मने मन कुछो कहो, लागे जेना धौनो पकड़ी पीछू में खाड़ी हिलावे छे। हम्म। खिच्चा भुट्टा, खिच्चा भुट्टा, कच्चा साग, बोरसी आघूरी के आग, अमृत रंग, अमृत रंग रो माड़ भात आ सब कुछ याद दिलावे छे। सुनै छिए जे कोई पर मन तुरत करे तर ऊपर, लागले दौड़लो जाय ल दोनों गोड़ घिसियाबै छी। बड़ी निर्दय होय छै पेट, बड़ी निर्दय होय छै पेट, आ जे करी सब मटिया मेट, आ गाँवा से धकियाय के इंडिया गेट देखाबै छै। एक त आबि गेलौं दूर, एक त आबि गेलौं दूर, फेनु उमिरा करे मजबूर, आ वीडियो कॉल करी ल बच्चा बुतरू बताबै छै। सब दिन नहीं रहिते जाड़, जाड़े भरी कांपथों हाड़, आ फगुआ बाद जइहो गांव, आत्मा यह समझावे छे
हम्म। माटी बहुत याद आवे छे, हर गुरु हमरा बुलावे छे, माटी बहुत याद आवे छे। जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर या। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत सुंदर। जी तो जी, जो अच्छा हमारी जो सुंदर। धन्यवाद। भाषाएं हैं क्षेत्रीय, जी वो भी जी क्षेत्रीय जी भाषाएं क्या हैं, वो अपने में पूर्ण भाषाएं हैं, बहुत जी जी हैं। और उन्हें जी भी हमें सब भाषाओं को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि जी असली जी रंग उन भाषाओं में है। जी 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 तो इसलिए मतलब हिंदी तो है ही है एक तरह से, जी 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 लेकिन जितनी हमारी और भाषाएं हैं भारतीय, उन जी जी सबको भी हमें जी पूरा प्रोत्साहन जी देना है और उनको जी उपयोग करना जी है। तो भाई द जी वे मतलब ये जो अंगिका है जी। जमालपुर के आसपास की है, मैं थोड़ा जगह स्थान भूल गया। अ, हाँ, दरअसल मतलब भागलपुर, मुंगेर या और उसके चारों तरफ जो जिले हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो वहाँ बोले बिहार जाते हैं में ना। अधिकतम जिलों में अंगिका भाषा ही बोली जाती है। ओके, बाकी और मैथिली मैथिली और दूसरी हो गई फिर। जी, इसके अलावा झारखंड के हिस्से में भी कुछ हिस्सा नेपाल का भी जो है वहाँ भी, तो अंगिका और काफी काफी बड़ा जी जी, क्षेत्रफल है। कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा बंगाल का भी, ओके, जो जो बिहार से सटा हुआ हिस्सा है, तो वहाँ। बहुत जी सुंदर। तो अभी हम लोग बुलाते हैं डॉक्टर मनोहर गोरे जी को, उसके बाद में फिर डॉक्टर बबीता जी को बुला लेंगे, फिर यशेष जी को। थोड़ा थोड़ा सुन के, क्योंकि सभी लोग साहित्यकार हैं, इसलिए थोड़ा उसका भी सदुपयोग कर लिया जाए, फिर आयुर्वेद पे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल तो रचना एक एक ही सुनेंगे, थोड़ी थोड़ी, मतलब प्रसाद के रूप में। बिल्कुल। जी, थोड़ा प्रणाम साहब सबको। पहले पहले थोड़ा थोड़ा परिचय। मैं डॉक्टर मनोहर गोरे सत्संगी। जी मेरा शैक्षणिक योग्यता बीकॉम, एमए, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। सिविल की प्रैक्टिस करता हूँ। सरफेस एक्ट, बैंकिंग वगैरह भी देखता हूँ, कॉपरेटिव एक्ट वगैरह। तो ये भी एक रोजगार का साधन है। मूलतः जो है मेरा संबंध लेखन से ही है, और लेखन में भी मैं कोई इतना बड़ा भारी विद्वान नहीं हूँ, हल्का फुल्का लिख लेता हूँ। भाषाओं की जो बात चली अभी, भाई साहब ने जो है, पासवान साहब ने अंगिका भाषा के बारे में, अंकित। जी काफी अच्छी रचना रही आपकी। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी रहा हूँ, साहित्य मंत्री रहा हूँ वहाँ का। जी जी तो भाषाओं पर हमने बहुत कार्य किया है। जितनी प्रादेशिक भाषा है वो सब हिंदी की सखी और सहेलियां हैं, जी और जी हिंदी उससे समृद्ध होती है। तो जी भाषा का जहाँ पर विवाद होता है मैं उससे दूर रहता हूँ। तो ये जी सारी भाषाएं जो है वो मातृभाषा है, उनकी वंदना करना चाहिए। और हम तो जी ये कहते हैं, हमने कई भाषाओं पर कार्य किया है। सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, इनके हमने अधिवेशन भी करवाया है। आजकल लोग बोलते हैं साहब मैं मराठी भाषी हूँ या गुजराती भाषी हूँ, बाकी वो गौरव केवल साहब, थोड़ा भाषी है। थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, बहुत लंबा इसे एक विषय में मत जाइए, वो तो बात हो हाँ गई। जी 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 हाँ। जी। तो मेरा उद्देश्य ये था, हमारा उद्देश्य ये है कि उनकी लेखनी और वर्तनी भी चाहिए। लेखन उसमें होना चाहिए, उसमें कुछ सृजन होना चाहिए। वो नहीं है केवल वाचिक परंपरा से भाषाएं समृद्ध नहीं होती हैं। और दूसरी बात अभी जो चली थी, आदरणीय बहन जी ने, बबीता मैडम ने जो है पानी पर बात की थी। और पानी में भी जो है यमुना सूख गई, और अब गंगा पर जो है, यमुना वाले क्षेत्र सब गंगा पर निर्भर हो गए हैं। तो पानी पर एक छोटी सी रचना है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। सलिल वंदन विनय विमल, जलवारी वाटर पानी नीर अंब, अंबुपय मेघ पुष्प अमृत सलील, रूप स्वरूप मनोहर जीवन प्रदाता, सर्व रूपों में तेरी महिमा अपारी। सलिल शीला घिस घिस चंदन शीतल, प्रभु जी तिलक वंदन विनय विमल, जलवारी वाटर पानी नैनन नीर, पानी तेरी महिमा मधुर प्यारी वारी न्यारी, पंचभूत से सजित सकुल सृष्टि में, जल तेरी महिमा है अगम्य अपारी। पानी पानी मेघा मन सावन भादो, बरसत अविरल धार अमीय सम, पानी से सरी है सर्व काज सुगम,
पयोनिधि से सब जीव उबरी है। नव निर्वाण भुवन भवन वन उपवन ऋषि सुहाने, नव अंकुरित पल्लवित धरणी धारे नव नवल रूप मनोहर। जन्म जीवन जरा मृत्यु क्षण प्रतिक्षण, जल तेरा गुण गाते सकल सकल प्राणीगण। जीव जन्म ने धम्म घुटी जल सलील, जीवन का पल पल आशाओं से जीवन नीर। प्राण तजे मुख माही गंग जल आचमन, पी न सके जन जो डॉक्टर देवे सलाइन। नीर सुधार सलील को मत करो अवदूषित, निपट स्वार्थी अज्ञानी बड़ बोले मनवा। ओ मत वाले समझ ले नीर का मोल अमोल, ओ मत वाले समझ ले नीर का मोल अमोल। संभल जाओ समय है अब क्षीण, संभल जाओ अब समय है क्षीण। एक दिन ऐसा आएगा चुल्लू भर पानी नहीं पाएगा, चुल्लू भर पानी नहीं पाएगा। जलवारी वाटर पानी नीर तेरी महिमा है अगम अपारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत सुंदरिया। प्रणाम साहब, आशीर्वाद मिले आपके। तो आइए यति जी। नहीं, पहले वो आ रही हैं हमारी डॉक्टर बबीता जी। नमस्कार जी। आ रही है आवाज कि मैं म्यूट? जी हाँ जी। जी, हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है, आइए। अच्छा, आ रही है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और प्रथम बार आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और इसके लिए मैं वेद जी का आभार प्रकट करती हूँ कि एक समृद्ध मंच से मुझे जोड़ा गया और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जुड़ जाइए। बहुत अच्छा लगा जुड़ने के लिए। मैं बीएससी एमएससी एनवायरनमेंट साइंस हूँ और अभी मैं एमए हिंदी कर रही हूँ क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है। साहित्य में रुचि बचपन से रही है। 10वीं कक्षा में प्रथम बार पहली कविता लिखी थी और मुख्यतः जो मेरा है, मतलब जिसके लिए मैं साहित्य में अधिक सक्रिय हूँ, वो ये है कि हमें अपनी संस्कृति पर काम करना चाहिए। कि हम लोग जो युवा पीढ़ी है वो कहीं भाग रही है, कहीं दूर जा रही है हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से। तो उनको संस्कृति से दोबारा पुनः जोड़ने के लिए हमें संस्कृति में जितने भी, जैसे रामायण है, रामायण में जो एक राम कथा है उसको हमें वैज्ञानिक तर्क पर, विज्ञान की कसौटी पर कसकर और युवा पीढ़ी के सामने रखना होगा जिससे कि वो उससे जुड़े रहें। और इसमें वेद जी मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मुझे सलाह देते रहते हैं। आप सब भी मुझे सहयोग कीजिएगा इसके लिए। कोई भी लेख है, जो प्रसंग है, छोटे छोटे प्रसंग है रामायण के, जैसे भरत मिलाप है, अहिल्या का है, या उर्मिला और लक्ष्मण जी का संवाद है, वो सब आप मुझे एज ए लेख के तौर पर या कविता के रूप में भेज सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करके आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी जिससे आप पढ़ सकते हैं उसे। और और राम काव्य पे पुस्तकें निकाली हैं, उसका भी बता दें। अच्छा, और मैं साझा संकलन निकालती हूँ 108 रचनाकारों का। 108 रचनाकार लेती हूँ। 2024 में प्रथम पुस्तक मैंने संपादित की थी, अयोध्या में ही उसका विमोचन होता है, और 2025 में दूसरी पुस्तक का विमोचन हुआ था। हर बार 108 रचनाकार नए रचनाकार होते हैं। वो जो प्रथम पुस्तक में जिनकी रचनाएं हैं वो दूसरी पुस्तक में नहीं होंगी। मैं मतलब प्रयास तो मेरा यही है कि मैं ये रचनाएं भगवान श्री राम पर केंद्रित होती हैं। हाँ, ये मैं बता चुकी हूँ बहुत उन्हें अच्छा। पहले। हाँ, अच्छा, बता हाँ, दी। भगवान राम पर या रामायण के पात्र पर, रावण को छोड़ दीजिए तो। और चलिए मैं अपनी रचना पर आती हूँ क्योंकि बहुत समय ले लूंगी मैं नहीं तो। और रचना मेरी वो है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि चाहे वो युवा है, कोई बच्चा है या वृद्ध है, हम लोग बहुत जल्दी अवसाद में आ जाते हैं। और अवसाद में तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, अभी कोई 5, 6, 7 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण यही है जो हम इंग्लिश में कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, और हिंदी में कहते हैं कि आपसी संवाद की अनदेखी।
है ना, कमी। तो इसी पर एक रचना मैंने कभी लिखी थी, वो आपके समक्ष रखती हूँ कि एक दूजे से बात कीजिए, बात बात में बात बनेगी। एक दूजे से बात कीजिए, बात बात में बात बनेगी। चुप चुप रहने से जीवन की, चुप चुप रहने से जीवन की उलझन कभी नहीं सुलझेगी, उलझन कभी नहीं सुलझेगी। इसलिए एक दूजे से बात कीजिए। बातों बातों में जादू की पिटारी खुल खुल जाती है, जादू की पिटारी खुल खुल जाती है। हौले से जादू की पिटारी प्रेम का रंग चढ़ाती है, प्रेम का रंग चढ़ाती है। उलझे उलझे मन के धागे, उलझे उलझे मन के धागे चुटकी में सुलझे जाते हैं। अंतर मन में बैठे संशय, अंतर मन में बैठे संशय तब हार हार चिल्लाते हैं, तब हार हार चिल्लाते हैं। मन की गांठें खोल के देखो, मन की गांठें खोल के देखो, जीवन डोर नहीं उलझेगी। और चुप चुप रहने से जीवन की उलझन कभी नहीं सुलझेगी। और क्या होता है कि बिल्कुल। हाँ, बातचीत नहीं करने से गलत फहमियां पैदा होती, बातचीत नहीं करने से गलत फहमियां पैदा होती। जीवन में ये गलत फहमियां बीज जहर का है बोती। बीज समय संग ले आकार बन जाता है वृक्ष विशाल, बीज समय संग ले आकार बन जाता है वृक्ष विशाल। और बुद्धि कुंठित कर देता, और बुद्धि कुंठित कर देता है उलझा उलझा जड़ों का जाल। कहते सुनते अगर रहोगे, कहते सुनते अगर रहोगे, जीवन बगिया मुस्काएगी। और चुप चुप रहने से जीवन में उलझन कभी नहीं सुलझेगी। अंतिम पंक्तियां हैं। बात करो पर बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं धरना, बात करो पर बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं धरना। इधर उधर की बातें सुनकर मत द्वेष जलन से मन भरना। गुड़ सी मीठी बात करे जो, गुड़ सी मीठी बात करे जो, उनसे सतर्क रहना होगा। निंदक की बातों पर हमको ध्यान सदा ही धरना होगा। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें नव सपनों की नींव बनेगी। और चुप चुप रहने से जीवन में उलझन कभी नहीं सुलझेगी। इसलिए एक दूजे से बात कीजिए, बात कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आइए गति जी। जी हम्म। हाँ, मैं सीधा सीधा रचना पे आता हूँ। हाँ, पर नहीं मेरी नहीं, थोड़ा जिज्ञासा थोड़ा सा, थी। कुछ लोग हो सकता है आपको नहीं जानते हो, तो नहीं थोड़ा परिचय बता दीजिए जी जी संक्षिप्त। जी, नहीं, बिल्कुल। समय समय अभाव है। मैं भाई साहब ठीक है। से एक जिज्ञासा ही व्यक्त कर रहा हूँ, हरीश पाल जी से, हाँ कि जी। हम मातृभाषा की बात बहुत करते हैं, परंतु अब अनुभव में ये आया कि बच्चे मातृभाषा की बजाय समाज की, परिवेश की भाषा को अधिक सीखते हैं। तो इस पे कभी विचार विमर्श करें तो बहुत ज्यादा अच्छा हो। पर मैं सीधी सीधी अपनी रचना में भाई साहब के आदेश से सुना रहा हूँ। हम्म। भाई मधु जी का तो एक आध्यात्म का स्वर है, परंतु कई बार कुछ बातें उल्टी हो जाती हैं। हम्म। उनका भी महत्व है। राम
भगवान श्री राम का महत्व रावण से भी, या रावण का चरित्र न होता तो शायद भगवान राम की इतनी महत्ता नहीं होती। हाँ, उनके आने की भी जरूरत नहीं तो होती। हम्म। जी जी जी। तो मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है। नभ से तारा टूट गिरा तो नभ इसमें कब क्यों दोषी है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। आखिर कितनी देर रहे दिन, सूरज को भी ढल जाना है। रात चांदनी भी ढल जाती और अमावस को आना है। रात चांदनी भी ढल जाती और अमावस को आना है। फिर अंधियारे से नफरत की हमने रीत बनाई क्यों है। फिर अंधियारे से नफरत की हमने रीत बनाई क्यों है। जो भी रंग आकर्षित करते सबके सब भी समय के अनुसार। तो नहीं आती पुलन पर प्रियतमा, श्याम तरुण पर बैठने को निरुपमा। जो भी रंग आकर्षित करते सबके सब फीके पड़ जाते। जितने आकर्षण जीवन के सबके सब ढीले पड़ जाते। फिर क्यों बेरंगी सांसों से दूरी दूरी खूब बनाई क्यों है। फिर अंधियारे से नफरत की रीत बनाई क्यों है। फिर अंधियारे से नफरत की हमने लीक बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने रीत बनाई क्यों है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब बुला लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को। नहीं, और भी कोई रहेगा हो तो बुला लें, कोई बात नहीं, नहीं है अब तो कोई नहीं है चलिए। मेरे ख्याल से। हाँ, आप चलिए सुना दीजिए, फिर उसके बाद एक मैं सुना दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए। जो- धन्यवाद बहुत बहुत मधु जी। अच्छा लगा, कुछ नए लोग आज मित्र हमारे बने, जो- और कुछ पुराने हमारे पूर्ववत है ही हैं। हाँ। तो अच्छा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से हम एक दूसरे से सीखते हैं। और अभी डॉक्टर वेद जी भी बात कर रहे थे, और और भी मित्र हमारे जो बात कर रहे थे भाषा पर, मातृभाषा पर, और इस पर। जी, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। मनोहर गौरी जी ने खासतौर से इस मुद्दे को उठाया था। मैं जी, चूंकि धन्यवाद। समाज मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा, और यद्यपि मैं मूलतः तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा, जीव जंतुओं की चीर फाड़ का जो विज्ञान होता है वो पढ़ा, लेकिन अरे बाद में जी। मैं शिक्षा मनोविज्ञान में आ गया। तो उस नाते से हमारा ये कहना है कि अब भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें भी कहा गया है, यद्यपि ये बात 1853 में भी कही गई थी जब पहला शिक्षा आयोग बना था, कि जो बच्चे की शिक्षा है वो मातृभाषा में अगर होगी तो वो जल्दी सीखेगा। इस बात को विभिन्न जितने अब तक के शिक्षा आयोग बने हैं, एजुकेशन कमीशन बने, सबने इस बात को मुखरता से कहा है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है जो 2020 में बनाई गई थी, उसको क्रियान्वित करने का, उसके माध्यम से हमारा प्रयास ये है भारत सरकार का। चूंकि मैं भारत सरकार में सलाहकार की भूमिका में भी रहा हूँ, तो इस रूप में सरकार का ये प्रयास है कि जो मातृभाषाएं हैं, खास तौर से जो हमारी अ, अष्टम अनुसूची में स्वीकार की गई है 22 भाषाएं, तो 22 भाषाएं में उसके माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास है। अब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अब कुछ विश्वविद्यालय में मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी के माध्यम से स्वीकार कर ली गई है, और वो शुरू हो चुकी है। अन्य में भी ये जारी है। तो इस रूप में इसमें प्रयास है। लेकिन वो जो बात हमारे यहाँ कहावत है, आप सब लोग जानते हैं कि चार कोस पे पानी बदले, चार हम्म। कोस पे पानी बदले, आठ कोस पे पानी। जो आठ कोस पे जो पानी बदल रही है, तो वो उसका कहीं संरक्षण संवर्धन नहीं हो रहा, वो खो रही है, क्योंकि उसको लिख नहीं रहे हैं। हम लोग नागरी लिपि परिषद के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी बोली भाषाओं की कोई लिपि नहीं है, लिखी नहीं जा रही है, उसको आप रोमन में ठीक ठीक नहीं लिख सकते। रोमन में प्रयास हो रहा है, जो- चूंकि जो ईसाई
धर्मावलंबी आए और पूर्वोत्तर में गए, उन्होंने वहां पर अपनी भाषा और अपनी लिपि वहां पर थोप दी। तो वहां की अधिकांश जो बोली भाषाएं हैं वो रोमन में लिखी गई। लेकिन धीरे धीरे उनको भान ये हुआ कि भाई ये जो है नागरी लिपि में लिखी जाएंगी तो वो ज्यादा सटीक रहेंगी, क्योंकि नागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। ये बिल्कुल। प्रयास लगभग 50 वर्ष पूर्व आचार्य विनोबा भावे ने इसको रखा था और नागरी लिपि परिषद की स्थापना की, जिसमें मुझे और पासवान जी को इस समय सेवा देने का अवसर मिला हुआ है। तो उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो बोली भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं, मतलब जो लिखी नहीं गई है, उनको लिखा जाए, पहले उनकी स्क्रिप्टिंग की जाए, तो कम से कम वो सुरक्षित हो सकेंगे, अगली पीढ़ी तक जा सकेंगे। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर बैठे हैं तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारी बोली भाषाएं हैं, अब दिल्ली जहां मैं बैठा हूँ, दिल्ली की टिपिकल ऐसी भाषा है जो न हरियाणवी है, न शेखावाटी है, न हीरवाटी है, न बेबाती है, न ब्रज है, लेकिन उसकी एक ठेठ भाषा है, उसको हम लोग नहीं समझ पाते। और जो अगली पीढ़ी जो आ रही है, मतलब दूसरी कहें या तीसरी पीढ़ी कहें, वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं जान पा रही, क्योंकि विद्यालय में या तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या फिर हिंदी पढ़ाई जा रही है। वहां तो जो वो बोली भाषा है उसका तो कोई कहीं एक पेपर भी कहीं नहीं हो रहा। कुछ साल पूरे पूर्व जो कुछ विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम में रखा हुआ था, कि जो लोक भाषा है, जैसे हमारा मेरठ का विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उसमें कौरवी भाषा की पढ़ाई है, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि भाई जो यहाँ स्थानीय बोली भाषा है उसका भी तो पढ़ाई जाए, उसमें भी तो लोकगीत हैं, उसमें भी तो लोक कथाएं हैं, उसमें भी तो लोक गाथाएं हैं, उसमें भी तो लोक नाट्य हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो उसका लिखना बहुत जरूरी है, उसका अध्ययन अध्यापन बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रयास जैसे कि जैसे हरियाणा वाले अब बैठे हुए हमारे मित्र वो जानते होंगे कि हरियाणा सरकार ने भी अकादमी बनाई है और उसके माध्यम से वो पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन कर रहे हैं और पुरस्कार भी देते हैं हरियाणवी जो लिखी जाती है। या मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो हमारी अकादमी बनी हुई है, वो वहाँ की जो बोली भाषाएं जैसे मालवी है आपकी, भीली भलाली और बहुत सी जो लोक भाषाएं हैं, उनको लेखन का काम चल रहा है और उन पर शोध कार्य चल रहा है। तो ये कार्य भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन हो रहा है, मतलब ये नहीं कह मध्य सकते प्रदेश कि में कौन सी संस्था है? मध्य प्रदेश में कौन सी संस्था बतलाई आपने? मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी है। अच्छा, हिंदी संस्कृति, अकादमी जी। हाँ, संस्कृति हम्म, विभाग वहां पर अलग है। संस्कृति जी विभाग जी जी जी। चौमासा एक पत्रिका निकालता है और वहाँ की जो बोली समझ भाषा गया। उस पर लेख प्रकाशित हो रहते हैं। हमारा जो जी जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का, वहाँ हमारे जी। मित्र डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा है, उन्होंने विशेष चलिए रूप जी। से वहाँ पर जो मध्य प्रदेश की बोली भाषा उन पर अलग से प्रकोष्ठ खोला है, उन पर शोध कार्य भी मालवी हो के रहा है। विद्वान है वैसे, वो मालवी भाषा के विद्वान है वो। जी जी जी। तो चलें जी। मालवी है, भीली है, भिलाली है, आपकी जो हम्म, स्थानीय बोली भाषाएं उनको प्रश्रय देने का कार्य चल रहा है। और जी। हमारा कार्य चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर है, तो हमारा प्रयास है कि हम जो मणिपुरी है, मणिपुरी को पहले बंगला बंगला लिपि में लिखा जाता था और फिर हम्म, रोमन में लिखा जाने लगा और अब उन्होंने अपनी लिपि अलग बना ली है। तो हमारा कहना यह है कि यदि हम अपनी लिपि के साथ में अगर नागरी लिपि को भी स्वीकार कर लेंगे तो राष्ट्रीय एकता उससे सुदृढ़ हो जाएगी। हमारी नागरी लिपि परिषद ने 16 पत्रिकाओं का पुस्तकों का प्रकाशन किया है। नागरी लिपि अगर आपको आती है तो उसके माध्यम से आप रूसी भाषा को समझ सकते हैं, चाइनीज भाषा को समझ सकते हैं, भाषा इंडोनेशिया को समझ सकते हैं, सिंगली को समझ सकते हैं, इतालवी को समझ सकते हैं, तमिल तेलुगु मलयालम को समझ सकते हैं। 16 जो हमारी भाषा है उनका प्रवेश का हमने तैयार किया है। अब विभिन्न विश्वविद्यालय में भी ये भाषाएं, विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा रही। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, अन्य अन्य जो विश्वविद्यालय उनमें ये भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। तो जो बच्चा है जो शुरू में सीख लेता है वो उसको ताउम्र याद रहती है। अब कोई हमसे कहे कि भाई आप इतालवी सीख लीजिए, तो हमें निश्चित रूप से उसमें दिक्कत पड़ेगी। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के माध्यम से 16 भाषाओं को सीख लिया था। 16 भाषाएं वो जानते थे, बोलते थे। अपने पीवी नरसिम्हा राव थे मंत्री, प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसी तरह से अनेक भाषाओं को बोलते बात। तो अगर अन्य भाषाएं अगर नागरी लिपि के माध्यम से सिखाई जाएंगी तो उसमें समय कम लगेगा। अगर वही रोमन के माध्यम से सिखाई जाएंगी तो उसमें समय लगेगा, या तमिल के माध्यम से सिखाई जाएगी तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि नागरी लिपि इस देश की सर्वमान्य लिपि है, राष्ट्रलिपि के रूप में इसको संविधान ने मान्यता दी है। तो उसको हमें प्रचार प्रसार करना है। और गोपाल बघेल जी जैसे अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा के अध्यक्ष हैं,
हमारे नागरिक लिपि परिषद के भी प्रभारी हैं कनाडा के। तो इस रूप में हमारे सदस्य भी हैं। इस रूप में हमारा प्रयास है, और अभी हम बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया से इस पर संगोष्ठी करने वाले हैं। उसके बाद मॉरिशस से होगी, उसके बाद नीदरलैंड से होगी। बघेल साहब से भी कहा है हमने कि कनाडा से भी एक संगोष्ठी इस पर होगी, कि जैसे हम ये सुंदर, संगोष्ठियां होना कर रहे हैं, चाहिए उनमें था। से एक संगोष्ठी नागरिक पर। तो इस पर हम और ज्यादा विचार विमर्श कर सकेंगे। आप जैसे जो जागरूक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भले ही हम साहित्यकार हैं, भले ही हम कविता के क्षेत्र में हैं, लेकिन जो हमारा प्राथमिक कार्य है कि अपनी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है। यदि हम भाषा का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते। तो भाषा का संरक्षण आवश्यक है। भाषा का संरक्षण तब होगा जब हम लिपि का संरक्षण करेंगे। पहले लिपि आएगी, जब तक हम लिखेंगे नहीं तो वो बोली भाषा आपकी वो हवा में खो जाएगी, वो चली जाएगी। बुजुर्ग थे, आपने सुना होगा कि पोर्ट ब्लेयर में थी एक महिला, अंडमान निकोबार में, उसको हो बोली थी, उसको बोलने वाली अकेली रहेगी। जब उसका निधन हो गया तो उसको बोलने वाला कोई एक भी नहीं रहा, उसके साथ ही उसकी बोली भाषा चली गई। तो उसके संरक्षण के लिए भी प्रयास जरूरी है। हम चूंकि अब विश्व लिपि के रूप में नागरिक लिपि को आगे प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अब इसको स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अब बहुत सी सूचनाएं अब हिंदी नागरिक लिपि में लिखी हुई हिंदी में वहां से सामने आती हैं, हमारे सामने आ गई। और बहुत शीघ्र ही हो सकता है कि हमारी विश्व की जो 6 प्रमुख भाषा है, 7वीं भाषा के रूप में हमारी नागरिक लिपि में लिखी हुई हिंदी भी उसमें शामिल हो सकती है यूएनओ में। ऐसा प्रयास सरकार का, हम जैसे लोगों का जारी है इसमें। और ये जो संगोष्ठी हो रही है, ये इसी इसी का एक अंग है। हम जानते हैं कनाडा में जब गोपाल बघेल मधु जी घर से बाहर निकलेंगे तो वहां सब अंग्रेजी ही मिलेगी, वहां कोई हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं, अगर थोड़ा भारतीय थोड़ा है तो हिंदी, थोड़ा हिंदी का भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर उसमें मिल जाएगा। हाँ, इस पर है आजकल बहुत आजकल मामूली सा, काफी हो रहा है, मामूली सा। जैसे मार्केटिंग हाँ, वगैरह में भी वो प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ, जितनी भाषाओं जानने वाले लोग हैं, इवन पंजाबी हिंदी जो भी है, तो उसको प्रेफरेंस जी देते हैं। जी, मतलब आजकल हाँ वाह वाह, हाँ, भाषाओं का महत्व बहुत दिया अच्छा, जा रहा है, कॉमर्शियली भी। बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या? लेकिन वो नई पीढ़ी तक नहीं जा पा रही, अगली पीढ़ी तक जाना बहुत जरूरी है। तो इस रूप में हम जानते हैं कि ये जो इस तरह की छोटी छोटी संगोष्ठियां हो रही हैं, इसमें यदि नई पीढ़ी भी हमारी जुड़ेगी, यानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जुड़ेगी, तो निश्चित रूप से उसमें कोई तो संस्कार आएंगे। क्योंकि हम लोग संगोष्ठियां करते हैं या कराते हैं, तो उसमें यही तो उद्देश्य रहता है कि हम कुछ न कुछ वहां से सीखते हैं, वहां की शब्दावली सीखते हैं, और अपनी जो भाषा है उसको हम समृद्ध करते हैं। तो ये संगोष्ठी इस रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी अरुण पासवान जी ने अंगिका में अपनी कविता सुनाई, तो अंगिका हमें नहीं आती, लेकिन उसके भाव हमें समझ में आ रहे थे वो क्या कहना चाहते हैं। या कुछ ज्यादा हम फर्क या नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा आप ज्यादा ध्यान से ज्यादा फर्क सुनेंगे तो नहीं सब है। समझ आ जाता है। हाँ। हाँ, अब जैसे मैं और मधु जी ब्रजभाषा भाषी हैं, तो हम ब्रजभाषा में सुनाएंगे तो निश्चित रूप से सबको समझ में आ जाएगी। जो हिंदी समझते हैं वो सबको समझ में आ जाएगी, या आप हरियाणवी में सुनाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। तो ये सब भाषाएं चूंकि हम हमारे यहाँ तो मान्यता यह है कि जितनी लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। भारत की जितनी लिपियां हैं, चाहे तमिल तेलुगु मलयालम है, या दक्षिण पूर्व एशिया की थाईलैंड की भाषा है, श्याम की है, जापान कोरिया की भाषा है, वो सब ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इनकी भी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से, तो ब्राह्मी लिपि से ही नागरी लिपि निकली है। तो ये इस तरह सहोदर हैं, तो एक दूसरे के शब्द वहां पर हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ जाते हैं कि हम किस भाषा में है। वही वही जो अगर अभी मुझे पिछले दिनों ही समाचार मिला, चूंकि मैं न्यूयॉर्क से सौरभ पत्रिका का संपादन करता हूँ, तो मुझे समाचार आया कोरिया से, नहीं वियतनाम से। तो वहां पर वहां का जो पुल है, जिसे किस ब्रिज कहते हैं, सन किस ब्रिज, तो उसमें एक हिंदी में की कविताएं कुछ पंक्तियां वहां पर लिखी हुई थी। वहां पर मतलब वियतनाम जैसे देश में आ रहे हैं। और लंदन की बात करें, वो हमारी परिचित थी डॉक्टर जया वर्मा जी। तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें उनकी जो हिंदी की लिखी हुई कविता की 2 पंक्तियां हैं, वो लंदन की लाइब्रेरी में बिल्कुल सामने दीवार पर वो नजर आएगी। ये छोटे छोटे प्रयास हैं, इस प्रयास से हमारी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारी लिपि का अच्छा, हो रहा थोड़ा है, साथ ही आज हमारी समय संस्कृति की का। सीमा है, मुझे 11:30 बजे निकलना है कहीं पर। तो जी जी। अभी है हमारे पास 20 मिनट मैं है, तो आज थोड़ा हाँ, तो नहीं, मैं रहेगा। सिर्फ एक, चूंकि चूंकि ये कविता की बात चल रही है, हालांकि हाँ, कविता मेरा अब विषय नहीं है लेकिन फिर बिल्कुल, भी मैं एक थोड़ा सुना देता थोड़ा हूँ। तो सुना दीजिए। हाँ है जी। ना? कविता का शीर्षक है कितने भोले। अंतर मन में व्यथा छुपाए कितने भोले हैं हम लोग।
अंतर मन में व्यथा छुपाए कितने भोले हैं हम लोग। बात बात में अपना भेद छुपाते हैं हम लोग। बात बात में अपना भेद छुपाते हैं हम लोग। ऊपर हंसी नजर आती है, ऊपर हंसी नजर आती है, अंदर है पीड़ा का क्रंदन। ऊपर हंसी नजर आती है, अंदर है पीड़ा का क्रंदन। बड़े बड़े हैं राज छुपाए इतने मिठ बोले हम वो। इतने बड़े बड़े हैं राज छुपाए इतने मिठ बोले हैं हम लोग। अंदर ज्वाला धधक रही है जिसका कोई औरन छोर। अंदर ज्वाला धधक रही है जिसका कोई औरन छोर। बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे हम ही हैं सिरमौर। जैसे हम ही हैं सिरमौर। यही यंत्रणा यही निमंत्रण कैसी है हम सब की रीत। यही यंत्रणा यही निमंत्रण कैसी है हम सब की रीत। अपनी अपनी करते रहते कैसी है ये अपनी प्रीत। यही हमारा राज बना है इतने भोले हैं हम लोग। अंतर मन में व्यथा छुपाए कितने भोले हैं हम लोग। कितने भोले हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत अभी बहुत हमारा बढ़िया। जितेंद्र कुमार पाल जी भी जुड़े हैं। नमस्कार, आप देर से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप कानपुर से हैं। तो एक जी रचना सर। मैं अपनी सुना देता हूँ, और थोड़ा जल्दी है इसलिए आयुर्वेद का थोड़ा सा परिचय, और फिर मतलब हमारे पास 19 मिनट है, तो 19 मिनट में हम लोग समापन करते हैं। तो ये रचना है 17 जून की, और इसका शीर्षक है कोई किसी देश है। कोई किसी देश है, किसी निर्देश है। कोई किसी देश है, किसी निर्देश है। किसी संदेश है, किसी आलोक है। किसी आदेश है, किसी के वंश है। किसी उपदेश है, वे किसी दोष है। रोष है, रुद्र है, सूक्ष्म या क्षुद्र है। किसी संवेग है, किसी आवेग है स्वदेशी कोई, है विदेशी कोई। रह प्रवासी कोई, रह प्रभारी कोई। हो प्रभावी कभी, रह अभावो कभी। प्रभु के साम्राज्य है, मधु के सानिध्य है। कोई किसी देश है, किसी निर्देश है। किसी संदेश है, किसी आलोक है। और उसी के साथ है, कोई किसी वेश है, किसी आवेश है। किसी उद्देश है, वे किसी देश है। वे किसी ढंग में, खिल किसी रंग में। रंग बन अंक रहे, वे बने पात्र हैं। रंगमंचों पे आ कला अपनी दिखा रिझा। दृष्टा कमन वह बनते सुमन। रूप रस से परे जड़ की महिमा वरे। रूप रस से परे जड़ की महिमा वरे। वायु संग वे विचर, शून्य जाते सिहर। तन तमिश्र हरे, चित की चितवंतरे। मधुए अभिनय किए, प्रभु के आगोश है। कोई किसी वेश है, किसी आवेश है। किसी उद्देश्य है, वे किसी देश है। तो चलिए, इतना ही। और थोड़ा सा आयुर्वेद का हम परिचय दे देते हैं, और फिर अगले जो बहुत अगला बहुत अच्छी होगा कविता है उसमें डॉक्टर विशेष साहब। तरह हम लोग बहुत आयुर्वेद अच्छी पर कविता है। चलेंगे। बहुत सुंदर रचना। हाँ। तो क्योंकि समय की सीमा है इसलिए, तो थोड़ा सा हम लोग आयुर्वेद का एक तरह से आज परिचय जैसा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर गहराई में धीरे धीरे बाद में जाएगी। नमस्कार। तो आयुर्वेद का जो मूल स्रोत है वो
सदा शिव जी से है, हमारे शिव जी से मूलतः। और उसके बाद ही फिर उसमें और बहुत सारे ऋषि लोग आए, तो सब लोग बहुत सारा उसमें योगदान दिए। धनंजय, उसके बाद में चारक जी, और बहुत सारा है। ये पूरा एक तरह से 1 घंटा शायद इसका परिचय देने में ही निकल सकता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ। तो और ये एक तरह से हमारा जीवन की पद्धति है, जीवनचर्या है। ये खाली उपचार नहीं है, एक तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कि शरीर को कैसे स्वस्थ स्वस्थ रखा जाए, और कैसे हम लोग शरीर की जो सीमा है उससे परे अनंत काल तक रह सकें। इवन 100 साल से ज़्यादा भी हम लोग आराम से रह सकते हैं। और जब तक शरीर को हम लोग ठीक तरह से नहीं रख पाएंगे, तो जो हमारा रचना धर्म है या अध्यात्म है या और जो भी कर्म है, वो भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा जो आयुर्वेद है उसका पूरा अपना महत्व है। तो आयुर्वेद में मूलतः यह है कि हमारा एक तो जीवनचर्या, उसको कैसे ठीक से किया जाए। तो उसमें जैसे पहले आपने सुना होगा, नाड़ी परीक्षा से ही सब कुछ जान लेते थे कि शरीर का एक एक अंग कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है। और इवन नब्ज देख के ही जैसे ये है, मैं जरा ऐसे, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसका अगले उसमें हम लोग पूरा बात करेंगे। पर जैसे एक अंगुल छोड़ के ये 3 अंगुल, तो ये जो पहली उंगली है ये वात को प्रदर्शित करती है, फिर पित्त है, फिर कफ है। तो इसकी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसकी क्या गति है, मतलब जैसे वो तीतर जैसे चल रही है या जोंक जैसे चल रही है या सर्प की तरह चल रही है। तो उसी से हमें सारे शरीर की जो अवस्थिति है उसको जान सकते हैं। और तीन तो ये हो गया कि 3 नाड़ियों से ऐसे हम देखें। और इसके अलावा इन्हीं 3 नाड़ियों में भी यह है कि जैसे एक साइड में अगर चल रही है, और कैसी उसकी गति है, बीच में कैसी है, इधर कैसी है, उससे एक एक अंग का हम लोग जान सकते हैं। और फिर यह है कि जैसे ज़्यादातर राइट हैंड साइड में जो हमारा सीधा हाथ है उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन फिर दूसरे हाथ से भी देख के कुछ और बीमारियां, क्योंकि अलग अलग अंग हैं तो उनका थोड़ा प्रभाव भी नाड़ियों पर अलग अलग पड़ता है। तो वो हम लोग पूरा विस्तार से बाद में जाएंगे, आज जरा समय की वो है, तो थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त। तो वो है। और जितने पदार्थ हैं उसका हर व्यक्ति के हिसाब से जैसा उसकी प्रवृत्ति है, वात पित्त कफ कौन सा क्या प्रभावित कर रहा है, कौन अधिक है कौन कम है, उसी से सारी बीमारियां होती हैं। और जो हमारे वात पित्त कफ हैं वो भी बेसिकली जो पंचभूत हैं उनसे बने हैं। तो जैसे कि हमारा वायु है, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, वायु और शून्य, इससे पित्त, इससे वात जो प्रकृति है वो प्रभावित होती है, वो बनती है। और जैसे हमारी अग्नि है और जल है, माना स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इनसे पित्त बनता है, पित्त का वो असर रहता है। और ये सब चीज़ें जरूरी हैं और बैलेंस में रहनी चाहिए, अगर थोड़ा गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तीनों का रहना भी जरूरी है। और कफ जो है वो पृथ्वी और जल, वो दोनों तत्वों से बनता है, माने मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, उससे कफ का वो है। तो जैसे वातमन और अगर पित्त का असर होता है तो अलग तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और वात पर जैसे अगर कफ का असर हुआ तो अलग है, इसी तरह से आपस में जिनका इनका जो एक दूसरे का जो प्रभाव है उससे अलग तरह तरह की अ, जो हमारी शरीर की समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। और अगर हम जान लें कि ये गड़बड़ है और उसी को हमने थोड़ा उपचार कर लिया, जो खाना है वो हर एक का जो खाना है उसका भी अलग अलग असर है, कुछ वात को असर करता है, कुछ पित्त को, कुछ कफ को करता है। अगर हम उसको जान लें तो हम उपचार कर सकते हैं। फिर बाकी बहुत सारी औषधियाँ वगैरह हैं, लेकिन वो दूसरी स्टेज है। पहले तो बिना औषधियों के भी अगर हम ठीक तरह से उसको समझ लें, खाना पीना कंट्रोल कर लें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर बहुत सारी औषधियाँ हैं हर बीमारी के लिए, और बहुत सारे उपचार हैं। बाकी हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है उससे भी हम सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा है, जैसे मर्म चिकित्सा है, वो बड़ी एक छोटी सी छिपी हुई विज्ञान है।
और ये बहुत पुराना है, एक तरह से एक्यूप्रेशर उसी से निकल के चाइना में चला गया। तो मर्म चिकित्सा के द्वारा भी हम न जाने कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में तो कुल मिला के 107 मर्म स्थल हैं। तो उनको अगर हम ठीक तरह से दबा लें, जैसे कि हथेली के मध्य भाग में, एक आध का मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ, फिर आगे बाद में डिटेल्स में। तो ये मध्य भाग में अगर हम जैसे इसको दबाएं, सात सात 8 बार, 8 बार मान लीजिए। और दबाना इस तरह से है कि जब दबा रहे हैं तो सांस को अंदर लेना है, और जब सांस बाहर निकले तो उसको छोड़ देना। तो मतलब सांस अंदर ले रहे हैं तो दबा रहे हैं, और इसको छोड़ रहे हैं तो सांस को भी छोड़ रहे हैं। अगर ये 7-8 बार कर लें तो इवन यहाँ तक है कि जैसे हमारे को अटैक भी हो रहा है हार्ट का और कुछ बहुत सारी चीजें, वो मतलब हर हर जो मर्म पॉइंट है उससे न जाने कितनी कितनी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं एक एक से ही। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो पेट है, बहुत सारे जो आसपास के जितने अंग हैं वो प्रभावित होते हैं, हार्ट भी। तो एक जैसे ये पॉइंट है, इस तरह से एक पॉइंट ये है यहाँ पर अंगूठे के नीचे। ठीक है, इसको ऐसे ही सेम तरीका वही है दबाने का, 7-8 बार दबाना है और सांस लेते हुए दबाना है, छोड़ना है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर इस उंगली के मतलब इसके जस्ट अपोजिट, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, जो उंगली है छोटी उंगली है इसके यहाँ पर। तो ये ऐसे हो गया। एंड फिर जो है एक है ये मणिपुर, मणिबंध जो है यहाँ पे दबाना है इसी तरह से। और एक पॉइंट है यहाँ पर, इधर, ये पीछे मतलब अंगूठा और बड़ी उंगली के बीच में। तो इसी तरह से ये दोनों हाथों में हो गया, और यही चीज पैरों में भी है। ठीक है, तो ये संक्षिप्त एक तरह से इंट्रोडक्टरी हो गया। और इसी तरह से सर में है, जैसे यहाँ पर जो अधिपति इसको बोलते हैं, और फिर यहाँ है दो, दो इधर हैं। फिर यहाँ है जैसे कानों के इधर नीचे, बहुत मैं शॉर्ट में थोड़ा बोल रहा हूँ, अगली बार पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा गड्ढे से आपको नजर आएंगे, यहाँ करने से जैसे बहरापन है, कान की और समस्याएं हैं, वो सब ठीक की जा सकती हैं। और फिर ये कान है, जैसे इसको ऐसे खींचने से, जैसे पुराने प्रथा थी ना कान खींचने की, उसके बहुत सारे फायदे थे। बाकी फिर उसको ऐसे कर लीजिए, कान को यहाँ भी कर लीजिए। और इसी तरह से फिर आँख के पॉइंट हैं, एक इधर है यहाँ का आँख के साइड में, एक यहाँ मध्य में है भौं के, एक अंदर है, फिर नासिका में है यहाँ पे, ऐसे नाक को भी ऐसा करने से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और यहाँ इसको बोलते हैं फड़ा। एक्चुअली जैसे ये ऊपर आकाश है, यहाँ पर नाक में जो पॉइंट है ये भी पंच तत्व है उसमें भी। तो आकाश वायु, फिर ये जल है, यहाँ अग्नि है। तो यहाँ करने से जैसे इसको भी वो करेंगे तो जैसे वो रात को वो होते हैं ना, थोड़े खुर्राटे आते हैं, वो ठीक किए जा सकते हैं। ठीक है, खर्राटों का दोबारा बताइए सर। ये वाला मेरे यहाँ पति पे। को, पतिदेव को बहुत आते हैं। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे कीजिए, बाकी और बहुत सारी चीजें, मतलब ये एक चीज है। सो लाइक दैट। और फिर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे गड्ढे होते हैं, ये हो गए। आज मैं बड़े शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ। और फिर इधर है, ये यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। ठीक है, और फिर गर्दन का हो गया। ठीक है, और ये भी है, पर यहाँ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा हल्का हल्का। 2 पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर 2 नीचे हैं। और इसी तरह से छाती में भी है, और फिर पैरों में है, और इस तरह से मतलब दूसरा हाथों में जो है। इसके अलावा मणिपुर के अलावा यहाँ इससे 4 अंगुल नीचे कोहनी से, ये ऐसे। और फिर कोहनी पे भी ये करना है, यहाँ पर भी। फिर 4 अंगुल ऊपर, फिर 8 अंगुल ऊपर। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर जब हमने किया तो यहाँ पर जो शरीर का पार्ट है वो पैरेलल वहाँ एक तरह से कर लीजिए, वो स्विच है, और शरीर के इस एरिया के पार्टों को भी वो क्योर करता है, मतलब उनको ठीक रखता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हाथों का हो गया। सेम थिंग पैरों का भी है, मतलब पैरों में भी जो जॉइंट है, जैसे जहाँ पे घुटने का, वहां पे मालिश करनी है, उसे 4 इंच नीचे, 4 इंच फिर ऊपर, फिर 4 इंच और ऊपर, 8 इंच। ठीक है, तो आज चलिए थोड़ा सा संक्षिप्त वो हो गया, क्योंकि मुझे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाना है कहीं ब्राम्पटन, यहाँ पर एक जगह है। तो वो गाड़ी आने वाली है, तो इसलिए अब थोड़ा विदाई लेते हैं।
और फिर अगली बार हम लोग फिर पूरा करेंगे। आज थोड़ा एक इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा नमस्कार, आज। है ना। नमस्कार। तो समापन नमस्कार। करते हैं और थोड़ा हम गुरु पूजा छोटी सी करके और फिर नहीं, ये हाँ। जितेंद्र पाल की छोटी सी कविता हो जाएगी अभी 2 मिनट में। आ, जितेंद्र पाल अब नहीं, है अब क्या? फिर मैं लेट हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हम जारी छोड़ो, रख सकते हैं रहने दो। बाद में, मैं ऑनलाइन मैं उसमें रह सकता हूँ, मोबाइल पे, अगर हाँ 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 अगर लंबा करना है तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं निकल बिल्कुल जाऊंगा बिल्कुल। गाड़ी में बैठ के, फिर वो मैं सुनता रहूंगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई ना, बात नहीं, कोई बात वो चलेगा। तो नहीं। मैं पहले थोड़ा वो कर देता हूँ, फिर आप लोग करते रहिए, कोई नहीं, मैं भी रहूंगा हाँ साथ हाँ, में। तो क्योंकि ये जुड़ गए हैं ना तो हाँ, गुरु पूजा मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद सुन लेंगे इनसे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। तो कोई नहीं, अभी आप लोग जारी रख सकते हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ, अपने हम्म। फोन पर आ जाता हूँ। ठीक है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या तो जारी जी रखिए, भाई अभी साहब। मैं हूँ, जब तक वो गाड़ी वाला आएगा तब तक मैं फिर जी जी, बस बस आपके साथ। जितेंद्र जी आप आ जाइएगा। नमस्कार साहब। आप संचालन नमस्कार। कर लीजिए जैसे भी है, मतलब वो करते रहिए, मैं हाँ पाल जी सुनता नमस्कार। हूँ। हाँ, हाँ हाँ, नमस्कार जी, चंद्र कुमार जी। नमस्कार। हाँ जी, जितेंद्र जी आइएगा। जी सर, जी सर। अनुमत आपकी मिल गई अपना है। अपना परिचय दे दीजिए, पहले कुछ लोग आज नए जुड़े हैं। मैं जितेंद्र पाल, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, और मैं